सबको मेरा नमस्कार। मैं देवी प्रसाद बोल रहा हूँ। मैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आईआईटी कानपुर में पढ़ाता हूँ और आज की जो चर्चा की विषय है तो उसमें हम लोग प्राचीन भारत में जो टेक्नोलॉजी थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग इसमें करीब बहुत सारे काम करते हैं। मैं अभी तक करीब 35,000 स्टूडेंट के साथ संवाद किया हूँ और करीब 12,000 टीचर लोगों के साथ भी इस विषय में और भारतीय ज्ञान परंपरा विषय में बातचीत संवाद किए हैं। और आज का जो विषय है तो उसमें हम लोग पारंपरिक प्रौद्योगिकी आज क्यों प्रासंगिक है। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बताना चाहूंगा कि हम लोग एक अवेक मदर इंडिया ग्रुप में भी काम करते हैं। आप इसके बारे में इंटरनेट में जान सकते हैं। ये जो सवाल है कि हम लोग जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और अपने जीवन देते हैं, क्यों करें, ये विषय के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। तो आपके मन में ये प्रश्न आता होगा कि हम प्राचीन भारत में जो विज्ञान थी और जो प्रौद्योगिकी थी उसके बारे में आज की जो दौर चल रहा है तो उसमें क्यों बात करें। आप लोग जानते होंगे कि हम लोग अभी जो कोरोना वायरस के चपेट में आ गए, उनका जो दुष्परिणाम पूरा भारत नहीं बल्कि पूरा दुनिया के लोगों के त्रस्त किया है और हम लोग उसे फंसे हुए। उनका कारण क्या है उसके बारे में आप लोग देखेंगे कि ये आधुनिक विज्ञान और आधुनिक जो प्रौद्योगिकी है उसका एक विषम और भयानक दृश्य है। हम लोग भारत में सदियों से विज्ञान और टेक्नोलॉजी की आदी है। ऐसे नहीं कि हम लोगों के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये तो हम लोगों को पढ़ाया नहीं जाता है। ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्य है कि भारत 72 साल स्वाधीनता हासिल करने के बाद भी हम लोगों को भारतीय ज्ञान परंपरा में अवगत कराया नहीं जाता है। ये बड़ी दुखद है। तो इसीलिए हम लोग भारत की जो ज्ञान परंपरा है, जो सदियों से रहा है, जो सब लोगों को हम लोगों ने सिखाया था पहले, आजकल गुलाम हुए। तो इस सिलसिले में हम अभी प्रश्न करेंगे कि हम लोग प्रौद्योगिकी और विज्ञान को इतना महत्व क्यों दें और क्यों हम उनको बारे में जाने करें। क्योंकि जो जीवन धारण करने के लिए मानव जाति का जो समस्या आ रहा है उसको समाधान ढूंढने के लिए, उसका समाधान ढूंढ के हमारे जीवन को सहज, सरल और आनंदमय करने के लिए इनका उपयोग होता है। अभी प्रश्न होता है कि हमारे सामने वर्तमान के समय में क्या क्या समस्याएं हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग बहुत सारे समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन। आप जानते होंगे सिर्फ कानपुर में नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष में आजकल गर्मी के समय में बारिश हो रहा है। ये जलवायु परिवर्तन का एक
जीता जागता उदाहरण है जो हम लोग जी रहे हैं। हमारे फसल नष्ट हो रहा है और आप देखते होंगे कि हमारे पर्यावरण प्रदूषण इतना फैल गया है कि उसके बारे में बताना शर्म की बात। हम लोग गंगा जैसी नदी जो कि पूरा दुनिया में अद्वितीय है, जिसका पावन पानी में हम लोग सिंचित होते थे, आज उसको हम नाली जैसा बना दिए हैं, प्रदूषित कर दिए। तो आपको पता होगा शायद गंगा के पानी में इतना तत्व पाया गया है कि कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, उसका जो जीवन रहना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे ही पवित्र पानी गंगा है। सिर्फ गंगा नहीं, जितना भी नदी है उसको हम नष्ट कर दिए हैं विकास के नाम पर, और प्रौद्योगिकी को उत्साहित करके आज का जो भयानक प्रौद्योगिकी है, जो आसुरिक प्रौद्योगिकी है, उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्रौद्योगिकी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन भारत की परंपरा के अनुसार जो टेक्नोलॉजी होना चाहिए, हम लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर, हम उनको नकार दिए, हम लोग जानते भी नहीं। और हमारे जो धरती का तापमान है वो तेजी से बढ़ रहा है। आपको पता है कि बहुत जगह पर टेम्परेचर आजकल 45 डिग्री, 50 डिग्री, इवन 52 डिग्री तक भी चला गया है। और ये सिर्फ तापमान का बात नहीं है, ठंडक ठंडक भी सर्दियों में बहुत जबरदस्ती बढ़, और हमारे जितना कीट पतंग है, प्रजातियां हैं, उनका लुप्त हो रहा है, वो मर रहे हैं। और हमारे शास्त्र कहता है कि सब में जीव, सब में ब्रह्म है, और सबका रहना ये धरती पे बहुत अनिवार्य है, क्योंकि जीव जीव जीवती, जीव सब जीव एक जीवन के साथ जुड़े रहते हैं। तो ये हमारे परंपरा रहा है और हमारे पूर्वज लोगों ने हमको बता के गया। और ये सिर्फ जो आसुरिक टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सिर्फ हमको नहीं, हमारे जितना भी आसपास इर्द गिर्द में जो भी है सबको नष्ट कर रहा है, और हमारे प्राकृतिक संसाधनों की कमी कर रहा है, कम हो रहा है। तो हमारे जो अर्थव्यवस्था है, जिसके लिए ये कोरोना वायरस का युद्ध लोगों ने छेड़े हैं, जिसमें चपेट में हम लोग सब है अभी, तो उसको हम लोग नष्ट कर रहे हैं और कानून व्यवस्था में गिरावट आ रहा है। और हमारे सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक अशांति का कारण आज की आसुरी प्रौद्योगिकी है और विज्ञान भी है। क्यों, इसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। लेकिन एक चीज मैं बताऊं आपको, ये जो कोरोना वायरस है, भारत का, भारतीय लोगों का जो प्रतिच्छवि है, जो अंदर में भावना है, वो जागृत हुआ है। आप देख सकते हैं, आप जान सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि भारत में जो दूसरे लोगों के प्रति भावना है, वो आज के तौर पे पूरा दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग अपने जीवन को कुर्बान करके, जो गरीब लोग, जो पिछला लोग, जो जो लोगों को खाना नहीं मिलता, उनको खाना देने के लिए आज के संकट में आके खड़े हैं। लेकिन दूसरे जो पाश्चात्य देश है, उसमें वो ऐसा नहीं कर रहे। समाज हमारा अभी भी जीवित है, लेकिन दुख की बात है कि हम लोग उसको मार रहे हैं। हमारे समाज सजीव है, और विज्ञान और टेक्नोलॉजी ऐसा होना चाहिए जो समाज को सजीव रखे और संजीवनी की जो जैसा हम काम करें। और इस विषय में हम थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो विषय है वो बहुत मूल के तरफ हमको देखना पड़ेगा। और
जो भी हमारे जो भारतीय परंपरा है, हम उनको पुनर्स्थापित कर पाएंगे तो हम पूरा भारत का उद्धार भी करेंगे। सिर्फ भारत का नहीं, बल्कि पूरा पृथ्वी जो अभी ये मेटेरियलिज्म जिसको आप लोग कहते हैं कि चौपेट में है, वस्तुवाद, वो वस्तुवाद राक्षस असुर हमको खा रहा है, तो उसमें हम निकल के आ पाएंगे। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी थी, वो लोगों के साथ, लोगों के पास इतना ज्ञान था कि वो अपने काम, अपने जो भी करना है स्वयं करते थे। लेकिन आजकल हम मार्केट और बड़े बड़े साइंटिस्ट के अधीन हो गए हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक, टेक्नोलॉजी उनके अधीन हो गए, उनके दया की पात्र हो गए। तो ये चलते हुए हमारे समाज मर रहा है। तो मैं जैसे बताया था आपको, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो हमारे समस्या सब आ रहे हैं, उनके चलते हुए हम लोग का जो समस्या और आ रहा है, जो समस्या तो बढ़ रहा है, और हमारे जो जल आपूर्ति में बहुत परिवर्तन हुआ है। जल जीवन का एक आधार है, वो नष्ट हो रहा है। वो हमारे जो हवा है उसको हम जहरीला बना दिए हैं, जो जमीन है उसको हम लोग बंजर बना दिए। तो ये बड़ी विडंबना है हमारे लिए कि हम लोग विज्ञान और टेक्नोलॉजी जो आसुरिक प्रवृत्ति का है उसको इस्तेमाल कर, और ये समस्या हुआ है क्यों, इसको हमको देखना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग जान पाएंगे कि भारतीय परंपरा के अनुसार जो विज्ञान, जो टेक्नोलॉजी हमारे पास था, और जिसको आज भी हम उपयोग में ला सकते हैं और उनको पुनरुद्धार हैं और पुनर्जीवित कर सकते हैं, तो उसका देखेंगे। उससे पहले हम लोग देख लें, समझ लें कि ये जो समस्या हम लोग जूझ रहे हैं, जिसका समाधान कम से कम अगले 50-100 साल में मिलना मुश्किल लग रहा है मेरे को ऐसा। तो उसके कारण क्या है, इसका कारण हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि कारण जानेंगे तो समाधान हम ढूंढ पाएंगे। ये हमारा मानना है। आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शक्ति असीम है, ये तो मानना पड़ेगा। उनको उपयोग करके जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो प्राकृतिक संसाधन को अनवरत दोहन कर, ये जो प्रकृति है वो हमारे माँ, इसीलिए हमारे पूर्वज लोगों ने माता भूमि पुत्र हम कहे हैं। ये जो हमारे वेद है, वेद में एक पृथ्वी सूक्त है, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, तो उसमें हमारे धरती को माँ के संबोधन की, और उसके बारे में बहुत दिया गया है। आजकल पाश्चात्य लोग उसको समझ लिए हैं, लेकिन हम लोग ना समझ हो गए हैं। आगे है, आपको पता होगा अभी 2 दिन पहले कि पूरा विश्व पृथ्वी दिवस बना रहा है, लेकिन इसके बारे में पहली बार दुनिया में वेद में जिक्र किया गया था। लेकिन हम जानते नहीं है, हम पढ़ते नहीं है, ना समझते हैं। ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्य है, और ये इसके लिए जिम्मेदारी है हमारे जो शिक्षा पद्धति जो चल रहा है, जो हमको नष्ट कर रहा है। लेकिन शिक्षा होना जरूरी है, लेकिन भारतीय परंपरा के साथ जो शिक्षा होना वो बहुत आज की मांग है, आज की हमको करना पड़ेगा। और ये जो विज्ञान प्रौद्योगिकी का गलत दर्शन है, यही उनको पाश्चात्य लोगों को नष्ट किया। यद्यपि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की चीज भारत में पैदा हुआ था पहले, वो जब अरब से होते हुए जो यूरोपियन कंट्रीज है,
उधर गया था, तो उधर जो अब्राहमिक रिलीजियन है, वो रिलीजियन जो होता है कि लोगों को बांटता है, और हमारे जो धर्म है लोगों को जोड़ता है, और पूरा दुनिया में भारत ही एक ही धर्म दिया है, वो दिया है सनातन धर्म। जो अब्राहमिक रिलीजियन है वो ऐसे मानते हैं कि वो अपने मानते हैं, और वो कहते हैं कि हम दूसरे ऊपर शासन करें, और जितना भी संसाधन है उसको हम लोग उपभोग करें। इसलिए उपभोगवादी में हम लोग चपेट में आ गए हैं, और वो पूरा दुनिया को ध्वस्त करके रखे हैं उपभोक्ता बात को फैला के। तो हमारे जो कहते हैं कि हमारे जो परंपरा के अनुसार ये प्रकृति मेरे माँ है, और माँ को साथ हम कभी रहना बहुत जरूरी है। माँ के गोद में रह के उनको साथ मिलके रहना बहुत जरूरी है। हम प्रकृति के ऊपर विजय नहीं कर सकते। तो उनका जो मानना है, उनका जो विज्ञान का आधारशिला है, प्रौद्योगिकी का जो आधारशिला है, जिसको हम फिलॉसफी कहते हैं, दर्शन कहते हैं, वो है प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करना। वो गलत। इसके अलावा जीवन का दर्शन भी उनका गलत है। अपना लिए, अपना मान लिए, ये दुर्भाग्य है। हमारे जीवन का जो ध्येय है वो सिर्फ खाना खाना नहीं है, उपभोक्तावाद में विश्वास नहीं रखना है। हमारा जीवन में जो ध्येय रहता है वो ईश्वर की सत्ता को जीवन में पाना, और उनको दर्शन करना, और उनको जीवन में लाना, वो हमारे ध्येय है। और सर्वभूतेस्तु मात्मनम सर्वभूतानि चात्मनि इक्ष्यते सर्वत्र समदेवता। तो वो उसको देखना है। पापनुवंति मामेव सर्वभूत हिते रता। जितना भी प्राणी है, कीट है, पतंग है, सबको साथ मिलके रहना, और सबके साथ संबंध के साथ रहने के लिए हमको ये जीवन, मानव जीवन मिलता है। तो हमारे जो समस्या का जड़ है उसको देखेंगे। लालची विक्रेताओं के द्वारा हमारे जो समाज आज नियंत्रित हो गया है, और वो सब हमको फंसाते हैं, और हमको ज्यादा खरीदने के लिए उत्साहित करते हैं, और ये हम लोग उपभोक्तावाद में चपेट में आ गए। और हमारे जो वैदिक संपदा है, हमारे जो ज्ञान परंपरा है, उसको नष्ट हो रहा है, विनष्ट हो रहा है, उसको रोकना बहुत जरूरी है। और हमारे पूर्वज लोगों ने हमको बताया, जावत् तिष्ठते भूमंडले सशैले बनकानन तावत् तिष्ठति मेदिनीयम संतति पुत्र पौत्र की। और हमारे पूर्वज लोगों ने हमको बताया कि जब तक ये धरती पर तुम वन, कानन और पर्वत, पहाड़, इसको और जो उपजाति हैं उनको देखभाल करते रहोगे, ये धरती माता सिर्फ तुम्हारे नहीं, तुम्हारे आने वाले पीढ़ी को भी देखभाल करती रहेगी। ऐसा कोई दूसरा दुनिया में, ये देश में ऐसे नहीं कहा गया जो हमारे प्राचीन शास्त्र में लिखा गया है। तो उनके मूल आधार पर हमको जीवन जीना पड़ेगा, और हमारे जो उसमें भारी गिरावट आया हुआ है। और उनका जो कारण, मैं मानता हूं कि हम लोग जो गलत शिक्षा पद्धति अपना लिए और उनको दिन भर दिन नष्ट कर रहे हैं, तो उनका कारण है। तो ये जो कारण है, समस्या है, तो उनको समाधान क्या है, ये तो समस्या है। तो हम लोगों को इसके बारे में सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। इसलिए हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, हमारे पूर्वज लोगों ने छोड़े हैं, जिसको हम नकारे दिए हैं, तो उनको मूड को देखना पड़ेगा। और जो हजारों साल, और उसमें हम लोग भारत का जो ज्ञान परंपरा और जो भारत का जीवन शैली पूरा शिखर पर था, वो अभी हम लोग सिर्फ
दूसरे के अंधानुकरण कर रहे हैं। अंधानुकरण करने से लोग आगे, हम लोग कदापि आगे नहीं जा सकते, ऐसे ही पिछड़ा होके रह जाएंगे। तो हमारी सभ्यता, जो कि प्राचीनतम सभ्यता है, और उनका जो वैज्ञानिक विरासत है, उनको जांचने और परखने का प्रयास हम लोगों को करना पड़ेगा। इसका कोई विकल्प नहीं है, ये मेरा मानना है। क्योंकि जितना भी सभ्यता है भारत में, जितना भी सभ्यता पूरा दुनिया में है, एक ही भारतीय सभ्यता है जो कि अभी जिंदा है। जितना भी सभ्यता भारत पूरा दुनिया में आए थे, सब मर गए, बिखर गए हैं। हमारे सभ्यता अभी तक जिंदा है। लेकिन मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं, परिताप के साथ कहना चाहता हूं, हमारे जीवन काल में हमारे लोगों ने उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, और उसको लोगों को परस रहे हैं दूसरे के नाम पर, जिसको विकास कहते हैं। ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, उसके ऊपर, हमारे ऊपर अभी हमला है, जिसको हम कहते हैं कल्चरल इन्वेशन। ये हमारे संस्कृति के ऊपर हमला है, और इसको हमको देखना पड़ेगा। हमको युद्ध छेड़ना पड़ेगा, उनको मातंग देना पड़ेगा, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और भारत बर्बाद हो गया तो पूरा दुनिया बर्बाद हो जाएगी। भारत बचेगी तो दुनिया बचेगी, ये मेरा मानना है। तो भारत को बचाने के लिए हमको हमारे जो विज्ञान की और प्रौद्योगिकी की विरासत जो हमारे पूर्वज लोगों ने दिए थे, उनको हमको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जीना पड़ेगा, तो हम आगे बढ़ पाएंगे। मैं ठीक कह रहा हूं ना? तो हमारे जो व्यक्तिगत जीवन है पड़ेगा, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दर्शन जो भारतीय परंपरा के अनुसार है, जो प्रकृति परक है, जो सबके साथ मिलकर जिंदगी रहने के, जिसका हमारे जो सृजन शक्ति है उसको सही आगे बढ़ाने के लिए, हमारे जो गांव की जो परंपरा रहा है, रहना है प्रकृति के साथ, खेत खलिहान के साथ, तो उसको हमको देखना पड़ेगा, और वो दर्शन को हमको परिभाषित करना पड़ेगा और जीना भी पड़ेगा। हमारे समाज के जो सामूहिक जीवन है, उसको दोबारा आना पड़ेगा, और उसको जो अभी बिखर रहा है, बिछड़ रहा है, हमारे जो कुटुंब है, तो जो कुटुंबत्व को फिर पुनः स्थापित करना हमारी जिम्मेदारी है, और हम कर पाएंगे तो हम आगे बढ़, नहीं तो हम नष्ट हो जाएंगे। तो उसके आधार पर हमको विज्ञान को देखना पड़ेगा और इसके लिए करना पड़ेगा। तो आपको यकीन हो गया होगा अभी जो हम लोग चर्चा किए हैं कि भारत में जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी थे, और उनको दोबारा पुनर्स्थापित करना पड़ेगा। लेकिन उससे उस ऐसे उसको हम कॉपी कर सकते हैं क्या? इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। मैं वो सवाल की जवाब देने से पहले आप लोगों को थोड़ा बताना चाहूंगा कि हमारे पास प्राचीन भारत में कौन सा ज्ञान भंडारा था जो कि हम प्रौद्योगिकी करते हैं। हमारे पास कृषि इंजीनियरिंग था। हम लोग जो आजकल आप देखे होंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग चल रहा है, वो भारत से ही शुरू हुआ था, जिसको प्राकृतिक खेती कहते हैं। हमारे पास जो बड़े बड़े मंदिर और बड़े बड़े घर और दुर्ग बहुत सारे हम लोगों ने बनाए, ब्रिज भी बनाए। हमारे जो सिविल इंजीनियरिंग और वास्तुकला है वो अद्वितीय था। और धातु विज्ञान और धातु निर्माण में हम लोग माहिर थे। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी हमारे पास था, पेपर बनाना, रासायनिक प्रौद्योगिकी हमारे पास उसको टेक्निक हमारे पास था। और हमारे पास तो बड़े बड़े जहाज निर्माण करने का जो कला हमारे पास था, और उसके बारे में बहुत सारे चर्चा आप कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं।
और अभी जो हम लोगों ने पूरा दुनिया को दिए हैं वो ये योगा। अभी योगा बन गया, ये बड़ी दुर्भाग्य है, लेकिन हम लोग योग नहीं अपना रहे। हमारे बच्चे लोग रात को 3 बजे 2 बजे सोते हैं, वो क्या योग करेंगे? तो जीवन शैली हम नष्ट कर दी है। और जो आयुर्वेद, जो सर हमारे धरोहर है, अभी हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। और सर्जरी करना हमारा ही इधर ही शुरू हुआ था। और इसके अलावा हम खगोल और जो बहुत सारे विज्ञान और टेक्नोलॉजी में निपुण थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोग उसको सब खो दिए हैं और हम लोगों को उसके बारे में पता नहीं। तो ऐसे देखा जाए तो हमारे पास जो कुटीर शिल्प था, तो उसको हम देखेंगे कि इसमें कैसे किया जाए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, भारत का जो जो नीति है अभी, वो है क्या है कि बड़े बड़े उद्योग को उत्साहित करना। लेकिन हमारे जो था कॉटेज इंडस्ट्री, छोटे छोटे उद्योग को हम लोग उसमें देखते थे। उसमें करने से हमारे जो समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट, नौकरी नहीं मिली, तो उसको उस समस्या को हम समाधान कर सकते हैं। और ये समस्या जो है कि हमारे गले में पड़ा है, और हमारे बहुत सारे साथी और बहुत सारे नौजवान को खाना नहीं मिल पाता है। और इसके अलावा हम लोग इसको ऐसे कॉटेज इंडस्ट्री को करेंगे तो हमारे सृजनात्मक ताकत है, तो हमारे जन्मगत अधिकार है, तो उसको हम इस्तेमाल कर पाएंगे। और हमारे जो जो लोग हमारे क्या है कि दे आर इंटेलिजेंट पीपल, तो इंटेलिजेंसिया को हम लोग बरकरार रख पाएंगे। तो हमारे जो विरासत में जो हमारे इंजीनियरिंग है, विज्ञान के बारे में हम नहीं बोल रहे हैं। विज्ञान तो भारत में ही हुआ था, और बहुत सारे विज्ञान का जनक भारत ही है, और उसका मूल जो है भारत को श्रेय होता है। और लेकिन दुख की बात है कि हम वो जो भी हमारे पूर्वज लोग किए हैं, तो उनको हम आज कॉपी कर सकते हैं क्या? उनको अभी उसको जैसे ही था ऐसे ही हिसाब से अपना सकते हैं क्या? ये सवाल आपके दिमाग में आया हो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जैसे हम पाश्चात्य लोगों को अंधानुकरण नहीं कर सकते हैं, ऐसे हमारे पूर्वज लोग जो भी काम किए थे, जो भी कि ये जो भी रास्ता दिखाए है, तो उनको हम ही अंधानुकरण नहीं। उसके बारे में कौटिल्य, जिसको हम चाणक्य कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं, जिसको मैं मेरा अपनाता हूं, वो कहते हैं नवेन अन्वंग शोधयत। जो प्राचीन चीज है, जो पिछली विरासत में हमको मिला है, उनको हम कॉपी नहीं कर सकते हैं। पिछली विरासत पर हमको आधुनिक दृष्टिकोण के साथ शोधन करना पड़ेगा। और आज के समय में जो हमको करना है, जो आज की समय की मांग है, उस हिसाब से हमको काम करना पड़ेगा। तो इसके जो चलते हुए हम लोगों का दायित्व रहता है कि लोग हमारे जो पूर्वज लोगों को, जो हमारे पूर्वज है, उनको जो विज्ञान मिला है, जो जो भी दिशा दिए हैं, तो उनके चलते हुए रास्ते में और उसको जो दृष्टिकोण है उसको सोचना पड़ेगा। और आधुनिक जो दृष्टिकोण है उनके साथ हमको उसको मिलाप के आगे चलना पड़ेगा। लेकिन जो मूल तत्व है उसको हम समझ ले, जान ले, जीवन में उतार ले, तो हम आगे बढ़ पाए। मैं आपको और एक दो चीज बात करके मैं अपने ये वाणी को विराम दूंगा। एक आप लोग जानते होंगे कि हमारे जो
बड़े काम है जो अभी भी लोगों को चकित करता है, वो है आयरन पिलर, जो कि रस्टलेस आयरन पिलर कहते हैं, लौह स्तंभ है, जो अभी कुतुब मीनार न्यू दिल्ली में अभी है। लेकिन वो पहले जो विष्णुपाद पहाड़ है, जो विष्णु मंदिर है, जो भोपाल के पास एक जगह पर था आसपास में, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने करीब 400 से 413 शताब्दी में बनाया है। और आप उसको देखेंगे, उसके बारे में ऐसा माना जाता है कि बहुत लोगों ने रिसर्च किए हैं, अभी तक उसको पूरी तरफ से समझ नहीं पाए, लेकिन उसको समझने के लिए कोशिश करके पाश्चात्य लोगों ने बहुत सारे स्टील बनाया है, जो स्टेनलेस स्टील है, माइल्ड स्टील है, दूसरे स्टील है, लेकिन हम लोग उसको देखे नहीं, समझे नहीं है। और इसको कैसे बनाया जाए अभी भी उसके बारे में है। मैं और एक चीज आपको जिक्र करना चाहूंगा, आप लोगों को पता होगा शायद कि जो कावेरी नदी है दक्षिण भारत में, और उसके ऊपर एक जो है बना था ग्रैंड एनीकट, और करीब 2000 साल पहले वो राजा चोलो ने किंग ने करिकाला, चोला किंग करिकाला ने बनाया था। और वो इतना अद्वितीय है कि उसके बारे में ब्रिटिश लोगों ने भी सराहना की है, और अभी भी वो जीवित है। अभी भी वो करीब 28,000 हेक्टेयर जमीन पे जल सेचन करने के लिए काम पे आता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 1838 शताब्दी में ये जो ग्रैंड अनीकट है, जिसको बांध कहते हैं, नदी के ऊपर बांध, उस पुनर्निर्माण करने के लिए इसका इंजीनियर लोग बहुत सारे काम किए, करीब 35 साल काम किए थे, लेकिन उनका समझ नहीं पाए। उसके बाद जो उधर के आसपास के लोग थे, जो मूल आदिवासी है, उनके साथ संवाद किए, और उन लोगों से उन्होंने काम सीखा, और उसको सही करने के लिए कोशिश करके कामयाब हुए थे। तो वो जो वो लॉर्ड कपास जो इंजीनियर थे, वो ऐसे कहते हैं कि वो उनमें जो मूल भारतीय थे, इन लोगों से हम लोग बहुत सारे जो काम सीखे हैं, जिसको ढीली रेत में नींव कैसे डालना है सुरक्षित ढंग से। और वास्तव में हमने उनसे क्या सीखा, जो वित्तीय सफलता और विफलता के बीच में अंतर बना दिया था, क्योंकि उनको सफलता नहीं मिल रहा था, और जो इकोनॉमिकली वायबल था, क्योंकि हमारे जो इंजीनियरिंग था वो बढ़िया था, और मद्रास नदी जो सिंचाई है उसके ऊपर इंजीनियरिंग किए थे। और उसको सीखने के बाद जो भारतीय मुल्क के लोग मुल्क के जो लोग थे, वो इंजीनियर जिसको कोई नाम नहीं है, कोई लोग नहीं है, जिसको हम लोगों ने प्रताड़ित किए हैं, जिसको हम लोगों ने पिछड़ा करके उनको छोड़ दिए हैं, उन लोगों ब्रिटिश लोगों ने बहुत सारे। तो और एक चीज के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग आजकल मकान बनाते हैं, और मकान बनाने के लिए आप लोगों को और हम लोगों को सबको लोहा और सीमेंट, गीटी, ये सब चीज व्यवहार करना पड़ता है। उसमें हमारे प्रदूषण होता है, और पहाड़ भी हम नष्ट कर देते हैं। जैसे कि हमारे लोगों ने कहा है कि पहाड़ को बचा के रखो, क्योंकि पहाड़ को कारण भी आपको पता होना चाहिए कि पहाड़ से ही जलवायु संतुलित रहता है, पहाड़ से ही बारिश होता है, पहाड़ से बहुत सारे चीज, वनस्पति या नदी, जो जिसको कहले शैलजा कहते हैं, नदी उधर से उद्गम होती है।
तो इसलिए वो जीवन का, प्रकृति का हिस्सा है, उसको नष्ट नहीं करना। मान लीजिए हमको अभी कंक्रीट जंगल ना करके हमको पक्का मकान बनाना है, तो हम कैसे करें? पहले जमाने में हमारे पास चूना सीमेंट से बढ़िया है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोग चूना को छोड़ दिए, सीमेंट के पीछे भाग रहे, क्योंकि मार्केट है। और चूना हम लोग बना सकते हैं खुद, ईंट हम लोग बना सकते हैं, अभी कोई बना नहीं सकता है। पहले जमाने में कच्चा मकान बनाना चाहता है, पक्का मकान बनाना चाहता है, तो उसको ईंट बनाना पड़ता था। लोगों के पास टेक्नोलॉजी थी, वर्तमान तो कुछ नहीं है। वो लोग अभी के पास कुछ भी नहीं, वो पकड़। तो इसलिए वो मैं अभी आपको बताऊं, आप लोग जो कानपुर के आसपास में रहते हैं, वो थोड़ा शिवराजपुर चले जाइए, उसमें एक मकान है, वो देखिए गंगा के किनारे है, वो करीब 300-400 साल पुराने मकान है, जो ईंट और चूना में बना है। अपना छत जो होता है ईंट चूना में बना सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे चीज है। और मैं और एक चीज के बारे में आपको बताना चाहूंगा। आप लोग राणा प्रताप को जानते होंगे, हमारे जो पोरस है, अलेक्जेंडर के समय जो राजा थे, उनके बारे में जानते हैं। उनका जो तलवार था, और शिवाजी महाराज की जो तलवार थे, वो बढ़िया लोहा में बनते, और लोहा वो जो है उसको वुड स्टील कहते हैं आजकल। और वो अभी भी लोगों ने उनको समझा नहीं कैसे बना है। वो भारत से ही उद्गम हुआ था, भारत से ही हुआ था। और उसके ऊपर जो एक बड़े बड़े विद्वान काम कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि मैं एक जो बड़े विद्वान है आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी के, और डॉक्टर प्रोफेसर जे डी वेरोवेन, उन्होंने कहते हैं उस स्टील दुनिया में पहले भारत में बना, और उनका उच्च गुण वाला स्टील ही था। ये तलवार स्टील के छोटे केक बनाते थे, और बनाई हुई जितना भी दक्षिण भारत में ही वो निर्मित किया गया था उनके हिसाब से। लेकिन ये मेरा मानना है कि उत्तर भारत में भी पहले भी था। तो इस स्टील को बनाने के लिए भारतीय लोगों ने बहुत मेहनत किए थे, और ये बहुत चर्चित था। उसको डमास्कस सोड भी कहते हैं, दमास्कस स्टील भी कहते हैं, क्योंकि अरब लोगों ने उसे लिए, उसके बाद पूरा दुनिया में फैल गया। और वो स्टील से पहले 1000 साल पहले भारत जो देश में बना था, वो पश्चिम जितना भी देश है उससे उससे अच्छा स्टील ये माना जाता है। वो आज भी एक हाई टेक्नोलॉजी तौर पर माना जाता है। तो ऐसे बहुत सारे चीज है जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा। और आपको एक चीज के साथ हम उसको, आप लोग केदारनाथ मंदिर के बारे में जानते हैं। केदारनाथ मंदिर क्या कि ऐसे माना जाता है कि जो राजा युधिष्ठिर थे उस समय में बनाया गया, लेकिन उसके बाद आदि शंकराचार्य ने उसको पुनरुद्धार किया। आप लोग देखे होंगे कि अभी इंटरनेट में देख सकते हैं कि जो एक बाढ़ आया था, उसको 2013 में भूस्खलन हुआ था। उसमें जो मंदिर के आसपास में जितना भी छोटे बड़े बिल्डिंग थे, जो अभी मॉडर्न इंजीनियर लोगों ने बनाए थे, तो उसके बाद सिर्फ मंदिर बचा, जो 2013 में जो अचंबा अचानक एक बाढ़ आ गया था। और दूसरा भी जितना भी बिल्डिंग बने थे आसपास में, सब धराशायी हो गए, सब गंगा के में आत्महत्या कर ली। ये बिल्डिंग बचा कैसे? वो लोग कहते हैं कि भाई ये प्रभु की कृपा है, लेकिन हम कहते हैं ये हमारे प्राचीन परंपरा के जो टेक्नोलॉजी थी उनका मिसाल है। तो इसीलिए हमारे जो टेक्नोलॉजी थी वो टिकाऊ है, वो प्रकृति परक था, और वो सार्वजनिक सब लोगों के पास था, और वो हमारे जीवन को कुशल और मंगलमय बनाने के लिए था। अभी जो टेक्नोलॉजी हमको नष्ट कर रहे हैं, हमारे बच्चे को नष्ट कर रहे हैं, हमारे समाज को ध्वस्त कर रहे हैं, और हमारे प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं। तो
इससे हम क्या सीखेंगे कि हम लोग उसको देखना चाहिए कि हमारे जो इस हमारे जो विरासत है, प्रौद्योगिकी विरासत, विज्ञान की विरासत, हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा। हम कृति और गौरवशाली मातृभूमि की विरासत में पुनर्जागरण के लिए पारंपरिक भारतीय तकनीक को पुनर्जीवित पड़ेगा और आज की वो मांग है। जय हिंद, जय भारत, सबका मंगल हो, इस आशा के साथ मैं रहता हूं। सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद। तो आप लोग एक चीज देख सकते हैं, मेरा एक कोर्स आने वाला है, एंशिएंट इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको देख सकते हैं। और इसके अलावा मेरा ये पुस्तक है, आप लोग देख सकते हैं, ये वाला जो है प्रौद्योगिक विज्ञान है और प्राचीन भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी की झलक। और एक किताब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, फोरेज इनटू एंशिएंट इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये अंग्रेजी में है। तो ऐसे ही और छोटे छोटे किताब हम लोगों ने लिखे हैं और इसको कर रहे हैं। और आप लोग ये कोर्स आ रहा है, इंट्रोडक्शन एंशिएंट इंडियन टेक्नोलॉजी, वो एमपीटेल में है। और मैं जी को गुजारिश करता हूँ कि का फेसबुक में उठा ले, कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग कोई भी ले सकता है कोर्स, ये अनोखा कोर्स है। और आप लोग उसको देखेंगे, जानेंगे, तो आप लोगों को पता चलेगा कि भारत में हम लोग कैसे कैसे टेक्नोलॉजी थी और क्या आप लोग अभी हम कर सकते हैं, उसको अपना सकते हैं। धन्यवाद।